हेलो दोस्तों, मैं सिकल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अब इस फोर्थ चैप्टर न्यूटन्स लॉ का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। वैसे तो मैं आपको केवल इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ाने वाला था, पर मैं सोचा कि इसको हम फिर फुल लेक्चर कंप्लीट करते हैं। हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट आप स्किप करके सीधा नॉन इनर्शियल पे भी जा सकते हो। बट मैंने सोचा कि एक पूरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझाया जाए इस पर। व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश फ्रेम है क्या, ऑफिस में दो फ्रेम कैसे काम करते हैं। और दोस्तों, आप ये जो चैप्टर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये चैप्टर आप सोचने का है, विचारने का है। अगर आप सही से सोच नहीं पाओगे तो फॉर्मूले काम नहीं आएंगे। मतलब आपको सोचने में, विचार में चीज़ें आनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये होगा। तो न्यूटन्स के सभी लॉ देखेंगे। इसमें पहले हम लोग देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसे बोलते हैं निर्देश फ्रेम। क्या बोलते हैं हिंदी में? निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम होता क्या है दोस्तों? बच्चों, निर्देश फ्रेम का बेसिक मतलब ये है कि सपोज करो कि हम बेसिकली किसी भी चीज़ के मोशंस को, जैसे अगर कोई चीज़ रुका हुआ देख रहे हैं, कोई चीज़ घूमता हुआ देख रहे हैं, कोई चीज़ को चलता हुआ देख रहे हैं, कोई चीज़ को हिलता हुआ देख रहे हैं, तो वो सब हम देख रहे हैं। ठीक है, बात को समझना। जैसे कि अगर हम साइकिल चला रहे हो और आपका साइकिल चला रहे हो, सपोज के लिए आपका साथी बगल आपके बैठा हो या बगल आपकी साइकिल चला रहा हो, दोनों साथ में एकदम पैरेलल ही जा रहे हो, तो आपके लिए इसकी स्थिति, ये जो पर्सन बगल में आपके साथ चला रहा है साइकिल, वो तो नहीं बदलेगी ना। सोचो जरा, नहीं बदलेगी। इसका मतलब है मेरे लिए तो ये रुका हुआ दिखेगा, जबकि और लोगों के लिए जो चल रहे होंगे ज़मीन पर या रुके होंगे, उनके लिए दोनों चल रहे होंगे। हम भी चल रहे होंगे, वो भी चल रहा होगा। तो इससे ये समझ में आता है कि कोई भी चीज़ का जो मोशन है वो डिपेंड करता है देखने वाले पर, ऑब्जर्वर पर। किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पर, देखने वाले। इसको बोलते हैं हिंदी में देखने वाला, कह सकते हैं देखने वाला। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी भी चीज को कहां से रहकर देख रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी चीज है। हम कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो देख रहा है तो वो कैसा देख रहा होगा, ये देख रहा है तो कैसा देख रहा होगा, है ना? इस पे विचार करने वाली बात है। तो जैसे कि मान लो कि हम किसी चिड़िया को उड़ते हुए देख रहे हैं, मान लो कि हम किसी चिड़िया को उड़ते हुए ऐसे देख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ बैठकर, मान लो कि ये हैं हम ऑब्जर्वर और देख रहे हैं, तो अगर हम देख रहे हैं इसको मोशन करते हुए, तो हम ओरिजिन में बैठ जाएं, ये x, ये y और ये z। तो अगर हम ओरिजिन या मूल बिंदु पे बैठ जाएं और हम इस फ्रेम, ये फ्रेम कहलाएगा। मतलब जाहिर सी बात है, हम जब कोई चीज़ को देखते हैं तो 3D में देखते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी। तो XYZ फ्रेम में हम इस चीज़ को देखेंगे, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये कहलाएगा निर्देश फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर होता है, जो देखने वाला होता है, वो कहाँ बैठा होता है? ओरिजिन पर। और वो ओरिजिन पर बैठकर इस चिड़िया को उड़ते हुए देखेगा। अगर यही ऑब्जर्वर बस पर बैठा हो, अगर यही ऑब्जर्वर बस पर बैठा हो, बस किसी वेलोसिटी से या किसी एक्सेलरेशन, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर बैठा हो इस पर, तो ये भी एक निर्देश फ्रेम हो जाएगा XYZ। लेकिन अब ये जो फ्रेम है हमारा, ये फ्रेम अब चल रहा है, तो इसके लिए चीज़ें अलग होंगी और इसके लिए चीज़ें अलग होंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है इसके लिए चीज़ें अलग होंगी और इसके लिए चीज़ें अलग होंगी। इसी तरह से हो सकता है कि आप किसी ऐसे चीज़ पर बैठे हो जो चीज़ ऐसे घूम रही हो, अभी हम लोग करेंगे बात, तो इसके लिए चीज़ें अलग होंगी। बहुत सारे ऐसे, मतलब आप सोचो ना
देखने वाला कहाँ बैठा है इसके आधार पर अगर हम किसी चीज़ को देखने लगेंगे तो फिर उन सब के लिए इसके मोशन का मतलब अलग हो जाएगा। आप सोचो ना, ये चिड़िया है, अगर हम अपनी जगह पे ऐसे घूमने लगे तो मेरे लिए तो ये चिड़िया भी इधर उधर ऐसे घूमने लगेगी उल्टी दिशा में, तो मेरे लिए तो ये घूमने लगेगी ना, मेरे लिए बदल गया ये, मैं रह कर देख रहा हूँ और मेरे लिए ये चीज़ें बदल जा रही हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है जो अब कुछ आपको दिमाग में रखना नहीं है, एकदम दिमाग में रखो, निर्देश फ्रेम कुछ नहीं, देखने वाला है, और देखने वाला जैसे चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है, कैसे भी एक्सेलरेटेड घूम भी सकता है, उसी के आधार पर हम निर्देश फ्रेम कहते हैं। निर्देश फ्रेम मीन्स कंफ्यूज मत, एक्स वाई जेड में मत कंफ्यूज हो, आप बस इतना दिमाग में रखो कि जो निर्देश फ्रेम है वो देखने वाला है, वो ऑब्जर्वर है और वो ओरिजिन पर बैठा है। अगर आप ओरिजिन में कंफ्यूज भी हो रहे हो तो भूल जाओ, आप बस इतना सोचो कि ये देखने वाला ही निर्देश फ्रेम है और वही किसी चीज़ के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो जब हम देखने वाले की बात करते हैं तो हम दो तरह के फ्रेम की बात करते हैं। इसमें एक फ्रेम होता है, इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, फिर नॉन इनर्शियल पे बात करेंगे, ठीक है? इसी पे बात ही कर लेते हैं पूरी। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, को बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। यानी इसका क्या मतलब है, बस आप एकदम दिमाग में लगो, जब देखने वाला पृथ्वी पर रुका हो, वास्तव में पृथ्वी भी एक निर्देश फ्रेम जो है वो जड़त्वीय नहीं है, वो हम बात कर लेंगे लास्ट में, पर अभी आप पृथ्वी को रुका हुआ मानो, जब देखने वाला पृथ्वी पर रुका हो, रेस्ट पर हो, रुका हो, या फिर यानी अगर देखने वाला पृथ्वी पर रुका है, ये ऑब्जर्वर है, ये मोशन को देखेगा और ये रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में है, रुका है, या फिर ये देखने वाला किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा हो, ऐसे ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा हो। अगर देखने वाला रुका होगा और जैसे मान लो आप किसी बस में बैठ जाओ, तो बस अगर जा रही है तो आप भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाओगे। अगर रुका हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, समझ रहे हो, आगे सिर्फ एक डायरेक्शन, मतलब ऐसा ना हो कि सड़क में रास्ते में आए और मोड़ लेगा तो फिर वो निर्देश फ्रेम जड़त्वीय नहीं रहेगा। बात को समझो, वो सिर्फ सिंपल एकदम सिंगल एक डायरेक्शन में जा रहा हो और रोड एकदम प्लेन हो, हचके भी ना लगें, तब हम कहेंगे कि वो एक सिंगल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, या फिर रेस्ट में हो, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा हो, किसी एक डायरेक्शन में वो आगे जा रहा हो। अगर उसकी वेलोसिटी यानी वेग नहीं बदलेगा, मतलब जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से जाता रहेगा, और अगर या तो रुका होगा, दोनों ही तरह के फ्रेम को, दोनों ही ऑब्जर्वर, कैसे ऑब्जर्वर कहलाएंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएंगे। पहले बात तो ये समझ में आई कि हम किसको निर्देश फ्रेम, किसको जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहेंगे, ये पहले बात समझो, फिर हम कहेंगे कि जड़त्वीय का क्या मतलब है, उस पर हम आएंगे। बट अभी हम बात को समझें कि if our frame is inertial, it means या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि अगर कोई फ्रेम जड़त्वीय है तो उस फ्रेम में न्यूटन्स के ऑल लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ऑल लॉ एकदम वैसे ही अप्लाई होंगे जैसा अप्लाई हम करते आए हैं अभी तक के सवालों में। मतलब अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, अगर नहीं लग रहा है फोर्स, आप उस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं होगा। इट मीन्स इफ यू अप्लाई सम फोर्स, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ही वो एक्सेलरेट होगी, वरना नेट फोर्स, वरना नहीं होगी। दैट इज मतलब आप चाहे बस में, जैसे आप कभी देखे हो
कि किसी कोई बस कांस्टेंट स्पीड से जा रही हो किसी डायरेक्शन में, अभी जा रही हो, और आप बॉल उछालो तो बॉल वापस आपके हाथ में आ जाती है। क्यों? अब सोचो जरा, आप जरा सोचो कि बस की खिड़कियां सब बंद कर दो। थिंक करना, विचार करना, तभी आप समझ पाओगे इस चीज़ को। विचार करो कि एक बस आप ऐसी हो जो पूरी सबकी खिड़कियां चारों बंद हो गई एकदम, मतलब समझ रहे हो, पूरा ब्लॉक, आप कुछ नहीं देख पा रहे हो बाहर क्या है, और ऐसी सड़क पे बस दौड़ रही है कि वो कांस्टेंट स्पीड से इतनी स्पीड से दौड़ रही है कि आप अगर चाय भी रख दो तो उसमें भी हच के वो चाय भी उस प्याली से गिर नहीं रही है, पूरा डब्बा डब्बा चाय, तब भी इतनी कांस्टेंट स्पीड से वो दौड़ रही है एकदम। तो मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, आप नहीं बता पाओगे कि बस चल रही है कि रुकी है। यू कैन नॉट टेल। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बस चल रही है कि रुकी, मीन्स मतलब आप फील करोगे कि हम तो जैसे किसी अर्थ पे ही खड़े हैं। मतलब सब कुछ वैसा ही हो रहा होगा जो अर्थ पे हो रहा होगा। मतलब अगर हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो बॉल आएगी, किसी बस की दीवार पे बॉल मार दें तो वापस मेरे हाथ में आएगी, हम आराम से चल सकेंगे, आराम से दौड़ सकेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा, सब कुछ एकदम वैसे ही काम हो रहा होगा जैसा कि ग्राउंड पर हो रहा था। कोई मेरे सामने बैठा होगा, हम उसको बॉल फेंकेंगे, कैच एंड कैच खेल लेंगे। सपोज करो एक ऐसी बस है, इतनी बड़ी एक दुनिया जैसी बस हो गई जो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रही है। तो सोचो जरा, इट मीन्स अगर हम किसी ऐसी बस में, हाँ हम ये नहीं कह रहे बस अचानक से रुकेगी तो हम हचके खाएंगे, तो हम कहेंगे अरे यार हम तो कुछ ऐसी जगह पे बैठे हैं जो रुकी है, हम हचके खाए, आगे गिर गए या पीछे गिर गए। बट सोचो जरा, अगर बस अपनी स्पीड नहीं चेंज कर रही है तो ऑल द थिंग्स, ऑल द फिजिक्स अप्लाई द सेम वे एज ऑन द ग्राउंड। मतलब अगर आप अर्थ किसी बस में ऐसी जगह चले जाओ तो हर वो फोर्स अप्लाई होंगे जो फोर्स आपके ग्राउंड फ्रेम में हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर फ्रेम इनर्शियल है, हाँ ये कंफ्यूज मत होना। जैसे अगर हमने पहले भी कहा था कि मान लो कि एक बंदा है कोई बस पे, आपने बॉल फेंकी तो बॉल ऐसे जाएगी, ऐसे आ जाएगी बस फ्रेम में। बाहर बैठ के देखोगे तो बॉल ऐसे जाएगी। मोशन दोनों फ्रेम में अलग अलग दिख सकते हैं। इस फ्रेम में इसकी वेलोसिटी अलग दिखेगी, इस फ्रेम में इसकी वेलोसिटी अलग दिखेगी, बट न्यूटन्स लॉ सब में सेम अप्लाई होंगे। इस फ्रेम में देखेंगे तो हमने सिर्फ ऊपर वेलोसिटी दी है इसलिए वो ऊपर गया, नीचे आया। इस फ्रेम में देखेंगे तो मैंने इधर भी दी इसलिए वो ऐसे आया। तो एज द न्यूटन्स लॉ अप्लाई ऑन ग्राउंड फ्रेम, द सेम वे अप्लाई ऑन द बस फ्रेम। मतलब जो फ्रेम सेम फोर्स अप्लाई, सेम न्यूटन्स लॉ अप्लाई होंगे जैसा कि दोनों, क्योंकि बिकॉज बस अभी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। मेरी बात इतनी समझ में आ रही है आपको? आ रही है तो पक्का कह देना, थम्स अप कर देना कमेंट्स पे। क्लियर होना चाहिए, एकदम समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम देखने वाला। व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। मतलब अगर हमारा देखने वाला रुका है या बस में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो उसे हम क्या देंगे, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में न्यूटन्स के सभी लॉ अप्लाई होंगे। व्हाट इट मीन्स कि अगर हम किसी ऐसी बस में हैं तो और बस चारों तरफ से बंद कर दो, हमको ना पता चले बाहर क्या है, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअल में हम चल रहे हैं कि रुके हैं। वी कैन नॉट टेल। हो सकता है हम रुके, हो सकता है हम चल रहे हैं, बिकॉज हमें कुछ नहीं पता। अब क्योंकि सब कुछ वैसा ही हो रहा होगा जैसा कि ग्राउंड पे हो रहा था, तो हम कैसे बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते। हाँ, बार पे खिड़की खुली हो तो हम बता देंगे हाँ पीछे जा रही है चीज़ें, तो अच्छा हम चल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बढ़ते हैं जो कंफ्यूजिंग होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो मित्रों, इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसको अजड़त्वीय क्या देते हैं, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, है ना। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो तरह के होते हैं। एक तो ये हो सकता है कि कोई गाड़ी की स्पीड बदले। कहने का मतलब है कि मान लो कि एक कोई बस में आप बैठे हो और बस
किसी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, यानी इसकी स्पीड बढ़ रही हो या फिर घट रही हो, उस कंडीशन में, या एक कंडीशन हो सकती है कि हम किसी घिरनी के चारों ओर ऐसे बीच में खड़े हो गए हों, सपोज करो जैसे पंखे के एकदम बीच में जाके बैठ जाएं, और ये घिरनी ऐसे घूम रही हो कुछ वेलोसिटी से, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही हो, यहाँ पे कुछ ही रखा हो या कुछ भी हम देखें मोशन, अगर ऐसे घूमती है तो ये एक अलग फ्रेम होता है, मतलब इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स, और ये जब हम पढ़ेंगे तो इसको अपकेंद्र बल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये पढ़ेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट के अगले चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में वृत्तीय गति में मैं इसको समझाऊंगा डिटेल में कि कैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम किसी घूमने वाले पे, मतलब आप समझो नॉन इनर्शियल फ्रेम दो तरह के हो सकते हैं, एक तो किसी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड हो, एक घूम रहा हो, मतलब आप सड़क पे मोड़ कर रहे हो, जब आप सड़क की बस पे बैठे हो और बस अगर मुड़ती है तो आप, जब बस ऐसे मुड़ती है तो आप ऐसे हो जाते हो, या बस ऐसे मुड़ती है तो आप ऐसे हो जाते हो कि नहीं। तो वो जो फोर्सेस पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या घूमने वाले फ्रेम में। अभी हम देख रहे हैं कि कोई बस किसी एक डायरेक्शन में, डायरेक्शन ना बदले, डायरेक्शन यानी दिशा ना चेंज हो, दिशा ना बदले, डायरेक्शन चेंज ना हो, है ना, डायरेक्शन ना चेंज हो, डायरेक्शन चेंज अगर नहीं हो रही है तो हम उसकी बात कर रहे हैं, उस तरह के हम आजड़त्वीय यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो हम लोग इसको भी छोड़ देते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई फ्रेम त्वरित है यानी एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो हम क्या देखते हैं। हम जैसे मान लो कि हम कहें कि इसके ऊपर ऐसे रखा है, चलो ठीक है, ध्यान से समझना। सोचो कि ये एक रजिस्टर है और ये एक फ्रेम है और ये एक रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। मान के चलो अभी के लिए कि इसके और इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई घर्षण नहीं है, इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई घर्षण नहीं है। जब हम अचानक से इस फ्रेम सोचो रजिस्टर को, इसको हम जब अचानक से ऐसे करते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से फिर से देखो, क्या लगा, ऐसे कस के करें, क्या लगा, ये पीछे गया। फिर आप सोचो जरा, अब सोचो आप क्या क्या जानते हो इसके बारे में। इसका मास, अगर इसका द्रव्यमान अगर m है तो नीचे लग रहा होगा mg, ये रजिस्टर इस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा रहा होगा। हाँ सर, ये दो चीज़ लग रहा होगा। सर और कोई फोर्स बताओ यार, और तो कोई नहीं दिख रहा, फ्रिक्शन तो है नहीं। हाँ यार, तो ये ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है, ये जा तो यहाँ से यहाँ रहा है, अभी रुका था अचानक से चला गया। आप कहोगे सर हमने तो लगाया नहीं फोर्स, हम तो भैया इसको छेड़े हैं, हम तो रजिस्टर पे बैठ। अब सोचो रजिस्टर पे आप बैठ जाओ, आप कहाँ बैठ जाओ, रजिस्टर पर ऐसे बैठ कर देखो, तो रजिस्टर पे बैठ के सोचो, कहोगे सर हमने इस पे तो कोई फोर्स लगाया नहीं सर, पीछे क्यों गया। हाँ, हमने तो कुछ लगाया नहीं, तो पीछे क्यों गया। तो हमको, जब हम इस रजिस्टर पे बैठ जाएंगे तो हमको लगेगा, हमको ये फील होगा कि ये पीछे गया, इसका मतलब इस पर कोई फोर्स लगा, बट ये एक्चुअल फोर्स नहीं है, ऐसा हमको फील हो रहा है। इट मीन्स ये एक तरह का रियल फोर्स नहीं है, हाँ, लेकिन हमको ऐसा फील हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी, मान लो ऐसे कोई रजिस्टर है ऐसा बड़ा सा, और इस पर कोई हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, अब ये इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, मान लो इस पर अचानक से हमने फोर्स लगाया, तो हम पाते क्या है कि इसका मास मान लो अगर m है, तो हम पाते क्या है कि ये पीछे चला जा रहा है। और अगर हम इस पर बैठ के देखेंगे तो हमको ये पीछे जाता हुआ दिखा, इस पर बैठ के देखो तो ये हमको पीछे जाता हुआ दिखा। लेकिन अगर आप न्यूटन के लॉ के बारे में सोचने लगोगे तो कहोगे सर इस पे नीचे तो mg लग रहा है और ऊपर n लग रहा है, अब फोर्स तो हमने इस पे लगाया, इस पे कहाँ यार कोई फोर्स लगाया, नहीं लगाया।
फिर आप कहोगे सर जब इस पर फोर्स लगाया नहीं हमने तो ये भागा क्यों? फिर आप कहोगे अच्छा इसका मतलब है हम एक ऐसे जगह पर बैठे हैं जो एक ऐसा फ्रेम है जो, क्योंकि फोर्स लगाओगे तो F बराबर इसका मास इसका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी होगा आगे की तरफ। हम एक ऐसे फ्रेम पर बैठे हैं जो आगे की तरफ एक्सेलरेटेड है, इस वजह से ये हमको लगा कि इस पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगा। अब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर नहीं है, पहले बात को समझो। दिस फोर्स इज नॉट इक्वल टू दिस फोर्स। एक्शन रिएक्शन पेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन जो मास लोगे वो इस बॉडी का लोगे तो जो फोर्स लगेगा m इंटू ए। हाँ, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसका मास होगा तो कैपिटल M इंटू ए लिख सकते हो, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि दिस फोर्स इज कॉल्ड छद्म बल। छद्म बल या स्यूडो फोर्स, because this force is not real force. This force is not real. There are no force apply on this body, but it moves. It looks like some force applied on in backward direction. So we can say, अगर हमें, अब ध्यान से समझना एकदम, कि अगर हम एक ऐसे फ्रेम पर बैठे हैं, ऐसे जगह पर रहकर के मोशन को देख रहे हैं जो कि एक्सेलरेटेड हो आगे की तरफ, तो उस पर रखे ऑब्जेक्ट, उस पर रखी वस्तुएं पर एक छद्म बल जैसा लगता है, एक स्यूडो फोर्स जैसा लगता है, जो कि उस फ्रेम की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता हुआ फील होता है। तो हमें टू अप्लाई ऑल न्यूटन्स लॉ, ध्यान से समझना, ऑल न्यूटन्स लॉ ऑन दिस फ्रेम, ऑन दिस व्हाट, कौन सा फ्रेम? ऑन दिस एक्सेलरेटेड फ्रेम, ऑन दिस एक्सेलरेटेड फ्रेम, मतलब to apply all Newton's law on this accelerated frame, we consider there are some force apply on the object which is rest on this body, this frame, and this force and this pseudo force, इसको हमने क्या नाम दिया? pseudo force, छद्म बल, pseudo force, इसको हमने क्या बोला? एक्सेलरेट क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब पहले समझते हैं, मास किसका? ऑब्जेक्ट का, जिस पे लगेगा फोर्स, ऑब्जेक्ट का। एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम का, पहली बात। लेकिन ये जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट। ये 3 पॉइंट आपको क्लियर कट होने चाहिए, तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा अप्लाई करने में। पहली बात एकदम समझो कि अगर हम किसी ऐसे फ्रेम पर हैं जो कि एक्सेलरेटेड हो, किसी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड हो, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्लियर कट। जब हम ऐसे किसी फ्रेम पर बैठ करके देखते हैं तो हमको लगता है कि ये पीछे जा रहा है, जबकि अगर हम न्यूटन्स के लॉ पर सोचें तो हम एक्चुअल में इस पर कोई फोर्स अप्लाई कर ही नहीं रहे हैं। भाई न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि अगर हम इस पर फोर्स लगाएं तो ही वो एक्सेलरेटेड होगा ना,
तो ही वो उधर भागेगा। जबकि हम यहाँ पे बैठ कर सोचें तो हम कहेंगे यार इस पर तो हम कोई फोर्स लगा नहीं रहे, बट हमको क्योंकि ये पीछे जाता हुआ दिख रहा है तो हमने कहा क्योंकि हम एक ऐसे फ्रेम पर थे, ऐसे निर्देश फ्रेम पर थे जो कि आगे की तरफ एक्सेलरेटेड था, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हमको पीछे जाता हुआ दिखा। तो अगर हमें न्यूटन्स के सभी लॉ अप्लाई करने हैं तो हमें इस पर एक पीछे की डायरेक्शन में फोर्स मानना पड़ेगा। अब वो फोर्स कितना होगा, तो हमने कहा मास जिस पर अप्लाई हो रहा है, जो दिख रहा है पीछे जाते हुए, उसका मास, और एक्सीलरेशन किसका, इसका नहीं, इसकी बात एक्सीलरेशन फ्रेम का, क्योंकि फ्रेम आगे जा रहा है, फ्रेम का जो एक्सीलरेशन होगा वो, लेकिन ये जो डायरेक्शन होगी वो इसके फ्रेम की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। एकदम 3 पॉइंट क्लियर। मास ऑब्जेक्ट का, एक्सीलरेशन फ्रेम का, डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्रेम। एकदम क्लियर करें। सो दिस इज कॉल्ड न्यू स्यूडो फोर्स, दिस इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स या छद्म बल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी, अगर आप दिमाग से सोच नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो तो कंफ्यूज रहोगे, अरे सर ये क्या कह रहे हैं, ग्राउंड पे, फ्रेम पर, ये सोचो जरा, विचार करो कि हम इस पर बैठकर देख रहे हैं। कहोगे सर ये तो हमको तो बाहर से भी दिख रहा है सर ये पीछे जा रहा है। नहीं, आप क्योंकि इस पे, इसके रिस्पेक्ट में आप इसको सोच रहे हो। आप जरा सोचो, आप सोचो कि हम अगर ग्राउंड पर हों और इसको भूलिए, गायब हो जाए, तो ये आगे गया, ये पीछे गया, कि वास्तव में तो ये वहीं है। हटाओ, समझ रहे हो? तो इसके लिए तो किस पर ये कहीं जा ही नहीं रहा है, बट क्योंकि इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो तो हमको लग रहा है हाँ ये पीछे जाता हुआ दिख रहा है, आगे जाता हुआ। पॉइंट समझ में आ रहा है? कितनी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना? क्यों? तो जो छद्म बल है वो हमको केवल इस फ्रेम में बैठ करके दिखेगा, बाहर बैठ के देखोगे तो कोई ऐसा फोर्स नहीं लगेगा। कंफ्यूज मत हो। इफ वी आर ऑन द ग्राउंड फ्रेम, मतलब जमीन पर बैठ के देखेंगे तो कोई छद्म बल, कोई स्यूडो फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जब हम ऐसे किसी फ्रेम पर बैठकर देखें जो कि एक्सेलरेटेड हो तो हमें ये फोर्स, स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। चलो अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे, एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। पहले एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि याद करो हम लोग ने ऐसे पढ़े थे कि एक लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट पे मान लो कि हम मान लो खड़े हैं ऐसे, ठीक है, और इसका मास है m मास, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। और हमको पता है कि मान लो कि लिफ्ट ऊपर जा रही है a एक्सेलरेशन से, कितने एक्सेलरेशन, a एक्सेलरेशन। ग्राउंड फ्रेम में रह के देखेंगे तो हम कहेंगे इस पे नीचे mg लग रहा है और ऊपर n लग रहा है, और चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू ma, इस तरह का अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर हम लिफ्ट फ्रेम में देखें, किस में देखें, लिफ्ट फ्रेम में यहाँ बैठकर देख रहे हैं, तो लिफ्ट फ्रेम में बैठकर देखेंगे तो इस पर तो कोई बस यही 2 फोर्स लग रहे हैं और ये कहीं जाता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन चूंकि लिफ्ट एक फ्रेम है और जो कि एक्सेलरेटेड है ऊपर ए से, तो लिफ्ट फ्रेम में बैठकर देखेंगे तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए हम इस पर इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगा देंगे, क्योंकि फ्रेम ऊपर जा रहा है तो इस ऑब्जेक्ट पे नीचे लगेगा फोर्स। इसका मतलब है अब इस फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं, ऊपर लग रहा है n और नीचे लग रहा है mg प्लस ma, तो ये हो जाएगा। यही चीज अगर हम ग्राउंड फ्रेम में बैठकर देखते तो हम कहते हैं ऊपर जा रहा है तो n बड़ा होगा तो n माइनस एम जी, और क्योंकि ऊपर जा रहा है इज इक्वल टू एम ए। आता तो वही, आंसर थोड़ी ना अलग आ जाएगा, आता तो वही सॉल्व हम, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ग्राउंड फ्रेम में रह के देख रहे हैं और अलग बात है, और लिफ्ट फ्रेम में रह कर देख रहे हैं तो अलग तरीके से। लिफ्ट फ्रेम में रह करके देखेंगे तो हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स, स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो इसी तरह से मान लो
एक सवाल और करते हैं, ऐसे करते हैं, अच्छे समझ में आएगा। फिर एक दो क्वेश्चन अच्छा कराएंगे, है ना, आराम से, कोई हड़बड़ाएंगे नहीं। मान लो कि ऐसा कुछ है, ये, और एक इंक्लाइंड सरफेस है ऐसे, ठीक है, और ये है 37 डिग्री, और एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ठीक है, और है ना, इसकी लेंथ मान लो ये है 10, मान लो 10 है, 10 मीटर मान लो, जो भी मान लो, ठीक है, 10 मीटर, बहुत चौड़ी सी लेफ्ट है, बड़ी सी 10 मीटर, और ये 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, और ये 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर जा रहा है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो आपसे पूछ रहा है, बताओ, फाइंड करो कि 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट कितने समय में या कितने टाइम में नीचे तक पहुंचेगा, कितने टाइम में नीचे तक पहुंचेगा। क्वेश्चन क्लियर है? मतलब कितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। तो पहले हम इसकी लेंथ देख लें, क्योंकि फोर्सेस पता होंगे तो आराम से निकल आएंगे। तो ये 10 है, तो इसमें अगर हम cos 37 लगाएं तो cos 37 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको L मान लो, क्या मान लो, L मान लो। तो बेस है 10, हाइपोटेन्यूज है L, तो cos 37 कितना आ जाएगा, cos 37 इज 4/5, cos 37 ऐसे देख लो, 37 3 4 5, तो 4/5 10/L, 4 ना लिखो, एक काम करते हैं, इसको 8 मान लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, और कुछ नहीं, कट जाएगा ना, तो 8 मान लो इसको, 8, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो L आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 मीटर। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 मीटर, ठीक है। चलो अब फोर्सेस पहचान लेते हैं कि इस पे कौन कौन। अच्छा, इस क्वेश्चंस को 2 तरीके से आप कर सकते हो, नो डाउट, ग्राउंड फ्रेम में भी रह के कर सकते हो और इस फ्रेम में भी। लेकिन ग्राउंड फ्रेम में रह करके देखोगे तो ये ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा और इधर भी, तो इट इज़ वेरी वेरी टफ टू एनालाइज, सोचने में बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस लिफ्ट फ्रेम में बैठ करके देखोगे तो सिर्फ ये हमको इधर जाता हुआ दिखेगा। बोलो, अगर हम लिफ्ट फ्रेम में इसको देखें तो लिफ्ट फ्रेम में ये सवाल आसान लगेगा। बात समझ में आ रही है? क्यों लगेगा आसान? देखो, अगर हम लिफ्ट फ्रेम में रह करके देखेंगे तो इसको हम ऐसे बना लें, 2 किलो, तो नीचे कितना लगेगा, 2G लगेगा, हाँ सर, और नीचे क्या लगेगा, एक 2, और क्योंकि ऊपर से एक्सेलरेटेड है तो एक स्यूडो फोर्स भी लगेगा नीचे, कितना लगेगा, 2 × 5 10 भी लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा, एक ये लगेगा और एक ये लगेगा, 2 फोर्स लगेंगे। और क्या लगेगा, देखो, एक नॉर्मल फोर्स N लगेगा, हाँ लगेगा, और क्या लगेगा, और कोई फोर्स नहीं। तो सॉल्व करो इसके दोनों के कंपोनेंट। अच्छा, ये 37, तो ये भी 37, तो इन दोनों के कंपोनेंट अगर 20 और 10 तो कितना हो जाएगा, 30, ये 20 10 30, तो 30 cos 37, और इधर हो जाएगा 30 sin 37। बोलो भैया, 30 sin 37 इधर होगा, ये इसको बैलेंस कर लेगा, इधर 30 sin 37 से ये मोशन करेगा, बस ठीक है। फोर्स आ गया, तो फोर्स इंटू तो 30 sin 37 इज इक्वल टू ma, यानी 2 × a। ये जो a एक्सेलरेशन है, ध्यान से समझना, ये जो हम a लिख रहे हैं, दिस एक्सेलरेशन ऑफ a with respect to inclined plane, या with respect to you can say lift, you can say this with respect to lift frame ना। मतलब ये एक्चुअल में A किसका त्वरण है, A इसका त्वरण है, लेकिन लिफ्ट फ्रेम में। बाहर बैठ के देखोगे तो ये भी लेना पड़ेगा और ये भी लेना पड़ेगा।
क्योंकि हम लिफ्ट फ्रेम में रह करके देख रहे हैं, तो लिफ्ट फ्रेम में रह करके देखो तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन a हम ले रहे हैं क्योंकि हमको वो नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं, 2 से काटोगे 15 और इसको सॉल्व करोगे तो 15 साइन 37 3/5, 5 3 जा 15, 3 3 9, तो a आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत है। एक्सेलरेशन पता है ना, लेंथ पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u0 है, एक्सेलरेशन है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, कहाँ पे था, ये आया था 10 मीटर। तो कौन सा लगाएं, काम x आ जाए या टाइम आ जाए, तो हम तीसरा भी लगा सकते हैं, बट वेलोसिटी हमको नहीं पता है तो सेकंड लगा दो। x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 से स्टार्ट कर रहा है मोशन। तो हाफ a कितना है 9 और t कितना है, t निकालना है, और x कितना है 10, तो 20 हो जाएगा। 20/9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t आ जाएगा √20, 4 5 जा 20, तो 2√5/3 तो टाइम आ गया यहाँ से यहाँ तक के जाने का। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। अब ये समझ में आ गया होगा, आई होप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा सोचना विचार करोगे तो मज़ा आएगा सवाल करने में। एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो कि एक फ्रेम है और इसमें इस फ्रेम में एक पुली है, ये है और ये मान लो 3 किलोग्राम है और ये मान लो 2 किलोग्राम है, और लिफ्ट जा रही है a एक्सेलरेशन से, इसको मान लो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रही है लिफ्ट पर। सवाल क्लियर है कि हमने एक लिफ्ट में पुली लगा दी है, ये 2 किलोग्राम, ये 3 किलोग्राम, और ये पूरी लिफ्ट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रही है। तो आपको बताना है दोनों ब्लॉक के t बताना है और दोनों ब्लॉक के एक्सीलरेशन आराम से करेंगे, समझ के, कोई हड़बड़ाहट नहीं। ग्राउंड फ्रेम में कहाँ बताना है, ग्राउंड फ्रेम में। अब ग्राउंड फ्रेम में बताना जरूर है, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में कर सकते हो, आ भी जाएगा, करवा भी देंगे, लेकिन अभी हम ग्राउंड फ्रेम में रहकर नहीं देखते हैं। अभी हम इसको लिफ्ट फ्रेम में सॉल्व करेंगे और फिर ग्राउंड फ्रेम में प्लस या माइनस कर देंगे। आप जरा सोचो कि अगर हम लिफ्ट में बैठे हैं, अगर हम लिफ्ट में बैठे हैं, लिफ्ट फ्रेम में देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, लिफ्ट फ्रेम में देख रहे हैं, तो लिफ्ट फ्रेम कैसी फ्रेम कहलाएगी, नॉन इनर्शियल, क्योंकि एक्सेलरेटेड है ऊपर की तरफ। अब जरा सोचो कि अगर हम लिफ्ट फ्रेम में देखेंगे तो इसको हम ए से आगे देखेंगे, इसको हम ए से ऊपर जाते हुए देखेंगे, हम तो इसकी फ्रेम में ही देखेंगे ना। बोलो भैया, हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ए फ्रेम से ऊपर जा रहा है, ये ए फ्रेम से नीचे आ रहा है। बोलो, बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, ये हम देखेंगे इसको। नीचे कितना लगेगा 2G, ऊपर लगेगा T, यहाँ भी लगेगा T, यहाँ लगेगा 3G। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? यही तो हम देखेंगे। तो ये जो हम देख रहे हैं फ्रेम में A एक्सीलरेशन, ये इस फ्रेम में बैठ करके देख रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कहेंगे, लिफ्ट फ्रेम में इस 2 किलोग्राम पे तो नीचे लग रहा है 2G, ऊपर लग रहा है T, और जा रहा है ऑब्जेक्ट A से ऊपर, तो T माइनस 2G इज इक्वल टू 2A। सही कर रहे हैं कि नहीं? हाँ। और इसी तरह से जब 3 किलोग्राम पे आप सॉल्व करोगे तो नीचे लग रहा है 3G, ऊपर लग रहा है T, ऊपर लग रहा है T, तो क्या हो जाएगा 3G माइनस T, क्योंकि 3 नीचे जा रहा है ना ऑब्जेक्ट A से, 3G माइनस T इज इक्वल टू 3A। नॉर्मली दोनों को जोड़ दो तो ये कट जाएगा, 3 में से 2 गया, G इज इक्वल टू 5A, तो A आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A अगर 2 आ गया तो टेंशन निकाल ही दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर A है और ये किस फ्रेम में है, ये लिफ्ट फ्रेम में है। हाँ, ये बात समझ लो, ये जो दो एक्सेलरेशन है ये किस फ्रेम में है, लिफ्ट फ्रेम में बैठकर देख रहा हूं। और हमको पता है एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम विथ रिस्पेक्ट टू
लिफ्ट इज इक्वल टू, ऊपर की तरफ को प्लस मानो तो 2 है, एंड दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ, कुछ नहीं है तो ग्राउंड मानते हैं, ये इधर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, और लिफ्ट ऊपर जा रहा है 3 से, तो 2 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको करो, एक्सेलरेशन ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू किधर है? नीचे, तो -2 लिख दो, एंड दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 3 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ 3 निकालनी है तो एक्सेलरेशन ऑफ 3 इधर, ये इधर आ जाएगा, तो -2 इधर आएगा, तो प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट क्या है? 3 है, तो 3 में से देगा तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऊपर से जाता हुआ दिखेगा। बोलो लगा कि नहीं? आसान है सवाल। अब बाहर बैठ के देखोगे तो जब एक्सेलरेशन कितना है, ये जो एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना दिखेगा आपको, ये 5 दिखेगा, तो वो टेंशन वेंशन वहाँ से फिर आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है सवाल? आगे बढ़ते हैं।